थाईलैंड की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट सिर्फ 2.5% है। वहीं वियतनाम का 7%, इंडोनेशिया का 5% और फिलीपींस का 4.5% है। थाईलैंड यूरोप के मुकाबले बेहतर है, फिर भी साउथ ईस्ट एशिया में सबसे नीचे है। वहीं पर 2026 के लिए हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि IMF ने इनके जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान घटाकर 1.6% कर दिया है। मतलब कि आज के समय में थाईलैंड में हर परिवार पर जो कर्ज है वो देश की पूरी जीडीपी का तकरीबन 90% के बराबर पहुंच चुका है, यानी एशिया में सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन निगेटिव हो चुकी है, यानी डिफ्लेशन। और ये सुनने में अच्छी खबर लगती है, लेकिन असलियत में इसका मतलब है कि दुकान और कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ा पा रही हैं, क्योंकि लोगों के पास जेब में पैसा ही नहीं बचा है कि वो ज्यादा दाम दे सके। वहीं पर टूरिज्म से होने वाली कमाई अब भी कोविड से पहले के मुकाबले सिर्फ आधी रह गई है, और यही वजह है कि हर कोई कह रहा है कि थाईलैंड लगभग खत्म हो चुका है। और सिर्फ आंकड़ों की बात देखें तो ये बात सही भी लगती है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, जब जमीन पर हो रही असल हलचल देखी गई तो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। मतलब कि जिस वक्त सोशल मीडिया पर ज्यादातर पोस्ट में थाईलैंड की इकोनॉमी के अंतिम संस्कार वाले पोस्ट वायरल हो रहे थे, ठीक उसी वक्त गूगल ने बैंकॉक में अपना क्लाउड रीजन शुरू किया है। वहीं पर अमेजन ने थाई इंफ्रास्ट्रक्चर में $5 बिलियन लगाने का वादा भी किया है। और यही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी पिछले ही महीने $1 बिलियन का ऐलान किया है। तो इस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि थाईलैंड के इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने पिछले 60 सालों में सबसे ज्यादा विदेशी पैसा आने का रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये है कि जहाँ एक तरफ थाईलैंड में जीडीपी का ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन वहीं पर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगातार इस देश में लगाते जा रहे हैं। तो ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में थाईलैंड में हो क्या रहा है। अब आप इस बात से समझिए कि थाईलैंड में हाउस होल्ड डेब्ट की समस्या सिर्फ आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा गंभीर है। मतलब कि जब आप पर उतना ही कर्ज है जितना पूरा देश एक साल में कमाता है, तो ऐसे में आपकी तनख्वाह अकाउंट में आते ही पुराने कर्ज चुकाने में खत्म हो जाती है। और यही समस्या इस समय थाई परिवार झेल रहा है, जो रोज बाहर का खाना खाते हैं, नए आईफोन के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन ये सब क्रेडिट यानी उधार पर चल रहा है, और वो भी उन इंटरेस्ट रेट्स पर जो पश्चिमी देशों में गैर कानूनी मानी जाती है। लेकिन वहीं पर घरेलू खपत, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का असली इंजन होता है, अभी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। बैंक अब कर्ज देने में हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि लोगों का कर्ज ना चुका पाने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार 4 तिमाहियों में कंज्यूमर लोन्स घट रहे हैं, और पूरा बैंकिंग सिस्टम 6 तिमाहियों से निगेटिव लोन ग्रोथ में है, यानी कि 2009 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अब तक ये सबसे लंबी गिरावट है। और वहीं पर अगर बात आती है इन्फ्लेशन की, तो थाईलैंड में पिछले 12 महीनों से लगातार डिफ्लेशन चल रहा है, और वो कोविड के बाद की सबसे लंबी अवधि है। जब बाकी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो ये सुनने में प्रसन्नता जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन 0 के आसपास अटक जाती है तो इसका मतलब है कि दुकानदार दाम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ग्राहकों के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो ज्यादा दे सके। और वहीं पर मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा पाते, फैक्ट्रियां अपनी बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर नहीं डाल पाती, और तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाती, क्योंकि सिस्टम में कहीं कोई दबाव बचा ही नहीं है। अब आप इस केस को इस स्टडी से समझ सकते हैं कि जापान 1990 के दशक में बिल्कुल यही दौर से गुजरा था, और उसे इस जाल से निकलने में 3 दशक से ज्यादा लग गए। इसीलिए इकोनॉमिस्ट खुलकर चेतावनी दे चुके हैं कि थाईलैंड भी जापान वाले रास्ते पर जा सकता है, जहां सालों तक दाम जस के तस बने रह सकते हैं, और इकोनॉमी एक ऐसे डिफ्लेशनरी ट्रैप में फंस सकती है जहां से निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। खैर, टूरिज्म थाईलैंड की तीसरी बड़ी समस्या है, और ये उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। अब यही देखिए कि चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या कोविड से पहले के मुकाबले आधी से भी कम रह गई है, और वो भी स्कैम कंपाउंड से जुड़े स्कैंडल और चाइनीज फिल्म की वजह से, जिसने थाईलैंड की छवि चीन में बुरी तरीके से खराब कर दी है। लेकिन वहीं पर असली समस्या तो ये है कि जो टूरिस्ट अब भी आ रहे हैं वो भी पहले से बहुत ही कम खर्च कर रहे हैं। मतलब होटलों के दाम बढ़ चुके हैं, थाई करेंसी बेहद बहुत ही मजबूत बनी हुई है, और बजट में घूमने वाले टूरिस्ट अब वियतनाम और इंडोनेशिया को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट या टूर ऑपरेटर अभी भी 2019 की कमाई के सिर्फ 44% पर अटके हुए हैं, और इसका फायदा पूरी तरीके से मलेशिया को मिल रहा है। और यही वजह है कि मलेशिया अब चीन और थाईलैंड को पीछे छोड़कर टूरिज्म के मामले में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और शायद इस तरह से सबसे साफ संकेत थाईलैंड के स्टॉक मार्केट से भी मिलता है।
अब आप इसी बात से समझिए कि 2025 में थाईलैंड के सेट 50 इंडेक्स में 23% की गिरावट आई थी, जो इसे दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रमुख इंडेक्स में बदल देता है। और वहीं पर विदेशी निवेशकों ने 100 अरब बेहद से ज्यादा निकाल भी लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेडिंग वैल्यूम 20 साल से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। और वहीं पर कुछ बड़ी कंपनियों में हुए कॉर्पोरेट स्कैंडल ने अरबों डॉलर के शेयर होल्डर वैल्यूज मिटा दी और जो भरोसा बचा था वो भी तोड़ दिया। हालांकि 2026 की शुरुआत में मार्केट थोड़ा संभला जरूर था, लेकिन अभी भी ये एशिया के सबसे सस्ते बाजारों में गिना जाता है। मतलब कि वियतनाम के आधे और इंडोनेशिया के 1/3 प्राइस टू बुक रेशियो पर। मतलब जब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स थाईलैंड को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ खतरा नजर आता है, भरोसा नहीं। लेकिन वहीं पर इन सब के नीचे एक गहरी समस्या और भी ज्यादा बढ़ रही है, और वो है थाईलैंड की आबादी जितनी तेजी से बूढ़ी हो रही है उतनी तेजी से इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। अब यहाँ समझिए कि यहाँ का फर्टिलिटी रेट अब यूरोप के ज्यादातर देशों से भी कम है। यानी यहाँ काम करने लायक उम्र की आबादी 2019 से ही घटनी शुरू हो गई है और ये गिरावट लगातार तेज होती जा रही है। और ऐसे में 2040 के दशक तक थाईलैंड हर साल अपने वर्कफोर्स का करीब 1% खोता रहेगा। यानी कि कम लोग टैक्स भरेंगे, ज्यादा लोग पेंशन लेंगे और उत्पादकता की ग्रोथ भी धीरे धीरे धीमी पड़ती जाएगी। मतलब थाईलैंड अब अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है और ये ऐसा गड्ढा है जिसे निकलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। तो तस्वीर वाकई खराब लगती है, मगर एक चीज जो पूरी तस्वीर में फिट नहीं बैठती है और वो ये है कि इसी साल अप्रैल में दुनिया की 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक मूडीज ने थाईलैंड को आउटलुक नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। और इसकी वजह बताई है कि टैरिफ से जुड़ा जोखिम का कम होना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी कि विदेशी निवेश यानी FDI में लगातार बना हुआ मोमेंटम। और दिलचस्प बात तो ये है कि जिस एजेंसी का काम ही जोखिम आंकना है, उसने वही देश देखा जो सोशल मीडिया पर खराब इकोनॉमी के चलते वायरल हो रहा है और फिर भी कहा कि हालात स्थिर हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक तरफ सिर्फ GDP ग्रोथ, हाउस होल्ड और टूरिस्ट अराइवल देखें तो हाँ, थाईलैंड कुछ मुश्किल में है, लेकिन दूसरी तरफ वही कंपनियां जो एशिया में सबसे बड़े चेक काट रही हैं, उन्हें भी यही आंकड़े दिखे और इसके बावजूद अरबों डॉलर थाईलैंड में इन्वेस्ट कर दिया। जो कि एक जायज सवाल उठाती है कि ये थाईलैंड की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं या वास्तव में थाईलैंड में निवेश के अवसर बन रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कभी आप थाईलैंड घूमने गए हो तो प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।